चलो, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपनी इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप है ना थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस तो देखेंगे, बट इसके साथ-साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि है ना एग्जाम के टाइम पर हमें बहुत लोड के रूप में लगते हैं फिर क्वेश्चंस अगर ज़्यादा हो जाए तो। भाई अगर आप एग्जाम आ जाएगा और उस समय पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप समय से ही है ना क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहो थोड़े-थोड़े। तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर फंडामेंटल शुरू होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाले चैप्टर से, और कंप्यूटर की संरचना वाला चैप्टर ही हमारी लास्ट क्लास में चल रहा था। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। इसमें ये कुछ पॉइंट है, इसको और मैं आज की क्लास में समझाता हूँ कि जो टॉपिक या चैप्टर चल रहा है उसी के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो ही पूछिएगा। इससे हटके अगर आपका कोई भी डाउट है तो क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ तक तो लास्ट क्लास में समझा दिया था कि पीसी का मतलब क्या होता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, आपका खुद का कंप्यूटर। अब चाहे वो कोई लैपटॉप हो तो भी वो पीसी कहलाएगा, अगर कोई टैबलेट है तो भी वो पीसी कहलाएगा, और अगर कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो टेबल पे परमानेंट रखा रहता है तो उसको भी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर ही बोला जाता है। तो सपोज दैट कि हमारे सामने एक ऐसा कंप्यूटर रखा हुआ है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहकर बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप क्या होता है। अब मान लीजिए एक ऑप्शन पर लिखा हुआ है फर्स्ट विजिबल स्क्रीन और एक ऑप्शन पर लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब आपके सामने चीजें लिखी हुई है तो आप आंसर सही बता देंगे। अगर ये चीजें क्लियर नहीं लिखी होती तो आप आंसर पता क्या करते हैं? आप आंसर करते हैं ऑप्शन बी को यानी कि कंप्यूटर को, और ये हो जाता गलत। यानी कि बहुत सिंपल सा बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है ना। बट आधे से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत टिक करके आएंगे, ये डेफिनेट श्योर है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप शब्द दिमाग में आते ही उन्हें लगता है कि हमारे सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है जिसको डेस्कटॉप कहकर बोला जा रहा है। जबकि अगर इसी तरीके का कोई कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है तो उसे केवल डेस्कटॉप नहीं बोल सकते, उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर अगर डेस्कटॉप कह दिया तो डेस्कटॉप का मीनिंग चेंज हो जाएगा। डेस्कटॉप का मीनिंग होता है फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है उसी को डेस्कटॉप कहा जाता है। और अगर आपने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया तो डेस्कटॉप खत्म, बंद, देखना बंद। यानी मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि कंप्यूटर स्टार्ट होने पे जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसी को डेस्कटॉप के नाम से बोला जाता है। बट अगर ऐसे किसी कंप्यूटर सिस्टम को आपको बोलना है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पूरा बोलना पड़ेगा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे है ना आपके सामने मैं एक डिवाइस दिखा रहा हूँ, इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको? आप में से ज्यादातर लोग, ये मैं डेफिनेटली श्योर होकर बोल रहा हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग है ना इसे यही बोलेंगे सर ये टीवी का या फिर एसी का रिमोट है। और आप घर पे भी यही शब्द इस्तेमाल करते होंगे, टीवी का या एसी का रिमोट, है ना। बट क्या आपने जो इस डिवाइस के लिए शब्द इस्तेमाल किया रिमोट, वो सही है या गलत है? चलिए समझते हैं। देखो, रिमोट शब्द का है ना सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द जब हमने देखा तो पता चला कि इसको डिस्टेंस बोला जाता है। और डिस्टेंस का हिंदी क्या होता है? दैट इज दूरी। यानी कि जहां पर आप रिमोट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर डिस्टेंस शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हिंदी में दूरी शब्द का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हिंदी में बोल के देखिए, जो डिवाइस मैंने आपको दिखाई थी वो क्या थी? टीवी या एसी की दूरी। कहीं तक भी ये लॉजिकल बात लग रही है? नहीं ना। तो इसका मतलब कि हम अपने घर में टीवी या एसी का रिमोट शब्द जब बोलते हैं तो गलत बोल रहे होते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि आधा अधूरा बोल रहे हैं। वैसे तो गलत ही है, बट अगर थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखना है तो बोल दीजिए कि आधा अधूरा बोल रहे हैं। जबकि पूरा नाम होता है रिमोट कंट्रोल। आपको इतना तो बोलना ही पड़ेगा, रिमोट कंट्रोल। और पूरा नाम लेना है तो रिमोट कंट्रोल डिवाइस। बट रिमोट कंट्रोल के बाद डिवाइस नहीं बोलना तो मत बोलिए, बट रिमोट कंट्रोल तो आपको बोलना ही पड़ेगा, तभी मीनिंग निकलेगा उसका। बट केवल आपने रिमोट शब्द का इस्तेमाल किया, मायने बदल जाएंगे, मीनिंग बदल जाता है। तो इसी तरीके से ना एक पेपर में पूछ लिया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप क्या होता है, तो आंसर था फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। समझ में आया? ये सही आंसर है। अब समझते हैं। देखो, अगर है ना हमारे सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है कुछ इस तरीके का टेबल पे परमानेंट, तो ये जो हमारे सामने डिवाइस रखी हुई है इसको मॉनिटर या डिस्प्ले के नाम से बोला जाता है, जो कि कॉमन शब्द है और ज्यादातर लोग आप और हम में से मॉनिटर या डिस्प्ले शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। बट अगर इसे किसी दूसरे नाम से बोला जाए तो वीडीयू भी कहकर बोल सकते हैं, जिसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहकर बोला जाता है, ठीक है ना। बट कुछ ही समय पहले ना एक पेपर हुआ जहां पर ये वीडीटी की फुल फॉर्म पूछी गई। आई थिंक यूपी से रिलेटेड ही पेपर था वो, उत्तर प्रदेश का ही कोई एग्जाम था जिसमें ना ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए वीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ था वीडियो, माफ कीजिएगा, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। वीडियो की फुल फॉर्म तो होगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और वीडीटी की फुल फॉर्म पूछी गई तो आंसर था विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, यानी कि मॉनिटर स्क्रीन को विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहकर भी बोला जाता है। यानी कि मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि जो डिवाइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके चार नाम हो सकते हैं, मॉनिटर, डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। वीडीयू या वीडीटी कहकर भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है ना ये जो डिवाइस आपको दिख रही है इसको कीबोर्ड बोलते हैं, इसको माउस बोलते हैं, और ये जो साइड में खड़ा हुआ डब्बा आपको दिखाई देता है इसको भी आप में से ज्यादातर लोग गलत ही बोलते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो इस साइड में खड़े हुए डब्बे या बॉक्स को सीपीयू के नाम से जानते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस बॉक्स को सीपीयू कहते हुए आ रहे हैं अभी तक, जबकि सीपीयू ये नहीं होता, इसे सिस्टम यूनिट या फिर कैबिनेट के नाम से बोला जाता है। आप बोलेंगे सर हमने तो आज तक हर जगह यही देखा है कि इसी बॉक्स को सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू ये पूरा डब्बा नहीं होता? नहीं। देखो, अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप है ना कंप्यूटर पढ़ते हैं और बहुत बच्चे लेवल का पढ़ते हैं, बहुत बच्चे लेवल का, छोटे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं होती कंप्यूटर की, उस लेवल का अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना तो कई बार इस बॉक्स के ऊपर ही सीपीयू लिखकर दे दिया जाता है या दिखा दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का जो दिमाग है या कंप्यूटर के अंदर मेन जो चीज है वो सीपीयू ही होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वो इस बॉक्स के अंदर है। तो इतना ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देने की जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए ना इस बॉक्स के ऊपर ही सीपीयू लिखकर दिखा दिया जाता है। जबकि मैं आपको दिखाता हूँ कि सीपीयू एग्जैक्टली दिखता कैसा है। देखो, देखो ये रहा। ये जो है ना आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है दैट इज द सीपीयू, यानी कि ये जो चिप आपको दिखाई दे रही है ये इसका फ्रंट साइड हो गया और यहाँ लिखा हुआ सीपीयू, और ये इसका बैक साइड हो गया
तो इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के नाम से बोला जाता है। और इस वाले फोटोग्राफ में आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति ने अपने ऐसे उंगलियों और अंगूठे से पकड़ रखा है चिप। तो ये जो चिप आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो चिप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के नाम से बोला जाता है। आप समझ में आया? यानी कि सीपीयू पूरा का पूरा डब्बा नहीं होता, बट अगर आप बच्चे हैं, बहुत छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल ही नर्सरी मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास के अगर बच्चे हैं और उसको कंप्यूटर अगर पढ़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कि उस डब्बे के ऊपर सीपीयू लिखकर दे दिया जाए। हम यहाँ तक भी पहुंचेंगे आगे, ठीक है? धीरे धीरे करके आगे मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। देखो, तो फाइनली ना हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमारे कंप्यूटर में साइड में कोई डब्बा खड़ा हुआ है, तो उसको सिस्टम यूनिट या फिर कैबिनेट के नाम से बोला जाता है। क्या बोल देते हैं? सिस्टम यूनिट या फिर कैबिनेट, ठीक है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाला ये जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें उसी बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, वही हमें समझना है। और वो चीजें अगर हमें समझ में आ जाएंगी, दैट मीन ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी? अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप सभी लोगों के डाउट लूंगा, ठीक है? पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अगर मेरे सामने ये बॉक्स रखा हुआ है जिसको सिस्टम यूनिट या फिर कैबिनेट के नाम से बोला जाता है, वैसे मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका में इस बॉक्स को ना टावर के नाम से भी बोलते हैं, यानी इसका एक तीसरा नाम भी होता है टावर, TOWER, टावर को भी बोलते हैं। बट हमारे इंडिया में मतलब जिसको पता है वो इसको सिस्टम यूनिट या फिर कैबिनेट के नाम से ही बोलेगा। अब इस सिस्टम यूनिट या कैबिनेट को अगर आप खोल के देखेंगे तो इसके अंदर आपको तीन मेन चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहली चीज, जो एक प्लेट होती है, बड़ी सी ग्रीन कलर की एक प्लेट होगी, जिसको मदरबोर्ड या फिर इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB के नाम से बोला जाता है। फिर इसी बॉक्स के अंदर आपको एक डिवाइस मिलेगी जिसको हार्ड डिस्क कहते हैं, और एक डिवाइस और मिलेगी जिसको SMPS यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कहकर हमारा फोर्थ चैप्टर आएगा कंप्यूटर हार्डवेयर वाला, वहां पर इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। और SMPS को इसी चैप्टर के लास्ट में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और कुछ छोटी मोटी जानकारी और लेंगे। तो फिर अभी क्या करेंगे? अभी हम समझने जा रहे हैं इस मदरबोर्ड के बारे में, ठीक है ना, जिसको PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी बोला जाता है। आप बोलेंगे सर ये मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिखता कैसे है? तो देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहे तो गूगल पे भी देख सकते हैं, नहीं तो एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप है ना, देखो आप है ना, ये टीवी या AC का रिमोट कंट्रोल खोल के देखना, तो इसके अंदर भी आपको ग्रीन कलर की प्लेट दिखाई देगी, है ना? तो जो ग्रीन कलर की प्लेट आपको यहाँ दिखाई दे रही है उसको PCB कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बस ऐसे समझ लो, उसका बड़ा रूप है। हमारा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन अगर ये खुले तो उसके अंदर भी आपको ग्रीन कलर की प्लेट मिलेगी, उसको भी PCB या मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है ना? तो PCB या मदरबोर्ड बहुत कॉमन है आजकल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं या जो भी हमारे घर में चीजें हैं, लगभग है ना सब में PCB आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको डाउट लूंगा। देखो बेटा, मैंने अभी ये कहा आपको कि ये सिस्टम यूनिट यानी साइड में खड़ा हुआ जो डब्बा है, इसके अंदर मदरबोर्ड या PCB लगा होता है ना? एक प्लेट जिसको मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से बोला जा रहा है। बट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मदरबोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। वो क्या, समझिए। आपने ना रीजनिंग में क्वेश्चन करे होंगे, सिलॉग एक चैप्टर होता है, उसमें क्वेश्चन होते हैं कि सारे कुत्ते बिल्ली है, सारे बिल्ली कुत्ते हैं, तो बताइए निष्कर्ष क्या निकलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वहां पर, है ना? तो मैंने भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया, यानी अगर ये पूछा जाए कि ऑल मदरबोर्ड यानी जितने भी मदरबोर्ड होते हैं, क्या उनको PCB कहा जा सकता है? आप बोलेंगे सर यहाँ लिखा था मदरबोर्ड को PCB बोलते हैं, तो आंसर है जी हाँ, ठीक है। यानी कि मदरबोर्ड को आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोल सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में ये हो कि ऑल PCB यानी कि जितने भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, क्या उनको मदरबोर्ड कहा जा सकता है? तो आंसर है नो, नहीं कह सकते। तो फिर मदरबोर्ड कहे जाने की कोई खास वजह होती है क्या? तो आंसर है जी हाँ। देखो, अगर कोई PCB है यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, और उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर CPU, रैम और रोम ये तीनों चीजें लगी हो, तब हम उस PCB को मदरबोर्ड के नाम से बोल देंगे। बट अगर कोई PCB है यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और उसके ऊपर केवल रोम लगा हुआ है, जिसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, तो फिर हम इस PCB को केवल PCB के नाम से बोलेंगे, हम इसे मदरबोर्ड नहीं कह सकते। इसको आप है ना ऐसे समझ लो, मैं दो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। एक है ये स्मार्टफोन और ये है टीवी का रिमोट कंट्रोल। अब इन दोनों के अंदर PCB लगा हुआ है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इन दोनों के अंदर ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा हुआ है। बट जैसे ही स्मार्टफोन को खोल के देखूंगा मैं, तो इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर है ना CPU, रैम और रोम तीनों लगी हुई हैं, तीनों चिप होती हैं जो लगी हुई है इसके अंदर। बट अगर मैं इस ये टीवी के रिमोट कंट्रोल की बात करूं तो इसके अंदर भी PCB है, तो इसके अंदर एक सिंगल IC चिप लगी होगी, काले रंग की एक IC चिप लगी होगी, जिसको रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी PCB है, ये भी PCB है, इसके दोनों के अंदर PCB है, पर इसके अंदर CPU, रैम, रोम तीनों लगे होने की वजह से इसके अंदर के PCB को मदरबोर्ड कहते हैं और इसके अंदर के PCB को केवल PCB कहकर बोला जाता है, ठीक है ना? तो जैसे हमारा स्मार्टफोन हो गया, उसके अंदर के PCB को मदरबोर्ड कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर के PCB को मदरबोर्ड कहते हैं। आपके घर में अगर कोई स्मार्ट टीवी है, आजकल गूगल टीवी वगैरह जो आ रही है, इंटरनेट वगैरह एप्लीकेशन वगैरह सब चल जाती है, तो उनके अंदर भी PCB होगा, उसको भी मदरबोर्ड बोलेंगे। कोई टैबलेट है, उसके अंदर के PCB को मदरबोर्ड के नाम से बोलेंगे, ठीक है? तो मोटी मोटी कहानी यहाँ पर हमें ये समझ में आई कि अगर कोई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर CPU, रैम, रोम ये तीनों चीजें लगी होंगी, तो हम उसे मदरबोर्ड कहेंगे। और अगर केवल रोम यानी रीड ओनली मेमोरी लगी हुई है, तो उसको केवल PCB कहा जाएगा। बताइए, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने बस इतना ही बोला है कि सिस्टम यूनिट जो डब्बा आपके सामने रखा हुआ दिखाई देता है किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर में, उसको सिस्टम यूनिट या कैबिनेट कहते हैं, जिसके अंदर तीन चीजें लगी होंगी, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, SMPS, ठीक है? मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहकर भी बोला जाता है। बाकी मैंने बस इतना बताया था, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पूछ रहे होंगे, हार्ड डिस्क बेसिकली कंप्यूटर में डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए लगाई जाती है, और SMPS ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए, ठीक है ना? एक्चुअली हमारे कंप्यूटर को है ना, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे घर में होती है, इन सबको लो वोल्टेज का और वो डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, जो एक सीधी रेखा में चलता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पर इतना ध्यान रख लेना कि SMPS नाम की जो डिवाइस होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करती है। बाकी आगे समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो देखो बेटा, ये है हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड। हमने ना बीते जो भी स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर अभी हुए हैं,
इस साल में, उनमें हमने कई सारे पेपर्स में ना इस मदरबोर्ड के ऊपर लिखे हुए हार्डवेयर कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे पेपर में। अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो आपको ये सब चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। देखो, आप बोलेंगे कि सर ये जो मदरबोर्ड का डायग्राम आप हमें दिखा रहे हैं इसमें कुछ ब्लू ब्लू सा ज्यादा दिख रहा है, जबकि आप कह रहे थे ना कि मदरबोर्ड का जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का। तो देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% मान के चलिए कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं या फिर मदरबोर्ड होते हैं इनका कलर आपको ग्रीन यानी कि हरा मिलेगा। यानी ये जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है ये सब ग्रीन कलर का होता है, बट आपको ब्लू कलर का भी मिल सकता है और ब्लैक कलर का भी मिल सकता है। जैसे भी कुछ दिनों पहले मैंने ना डेल कंपनी का एक लैपटॉप देखा था जिसके अंदर मदरबोर्ड ब्लैक कलर का था। तो ये भी कलर्स मार्केट में है, बट 90% मैं बोल रहा हूँ या इससे ज्यादा भी मान लीजिए कि अगर कोई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है या कोई मदरबोर्ड है तो उसका कलर आपको ग्रीन कलर का ही मिलेगा, हरे रंग का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का कलर ग्रीन ही क्यों होता है? तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है आंखें। आप बोलेंगे आंखों से क्या रिलेशन है इसका? देखिए समझाता हूँ। हम और आप जैसे लोग तो कंप्यूटर पर काम करते हैं, हमें तो मदरबोर्ड पर काम करना नहीं है, ये तो कंप्यूटर के सब अंदर लगा रहता है ना। तो जो लोग है ना मदरबोर्ड को बनाते हैं उनके सामने ये वाली प्लेटें हमेशा मतलब पूरे पूरे दिन भर रहती हैं, तो उनकी आंखों के सामने एक पर्टिकुलर कलर हमेशा पूरे दिन रहे, तो उसकी वजह से आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भाई जो मदरबोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर काम कर रहा है वो हर समय उसी को दिखता रहेगा, है ना। तो एक ऐसा कलर चूज किया जाना था जिसको लंबे समय तक भी देखते रहे लगातार, तो भी आंखों पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो ग्रीन कलर चूज किया गया। ग्रीन में भी कई सारे ग्रीन हो सकते हैं ना, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, बट जो पर्टिकुलर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का कलर होता है वो आंखों पर दुष्प्रभाव नहीं डालता अगर आप उसे लंबे समय तक देखे जा रहे हैं तो एक रीजन ये भी है। दूसरा रीजन ये होता है ग्रीन कलर का होना, क्योंकि इस मदरबोर्ड के ऊपर है ना आप टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को देखना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस डायग्राम में देखो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का डायग्राम है। इसके ऊपर आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें कॉपर की होती हैं, तो ये कॉपर की लाइनें प्रॉपर तरीके से दिखाई दें तो इसलिए भी बैकग्राउंड जो कलर है वो ग्रीन कलर का रखा जाता है। तो दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इस चीज के। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो अब मैं ना आपको मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं इन सभी के बारे में समझाने जा रहा हूँ एक एक करके, और मैं ये भी बताऊंगा कि किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन है ना इससे पूछा गया। देखो जी, सबसे पहले मैं सभी के नाम बता देता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक, ये लिखा आईडी कनेक्टर, यहाँ लिखा डी रैम मेमोरी स्लॉट, ये लिखा है 20 या 24 पिन ATX पावर कनेक्टर, ये लिखा सीपीयू फैन और हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट, ये लिखा सीपीयू सॉकेट, यहाँ लिखा कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, यहाँ लिखा CMOS बैकअप बैटरी, यहाँ लिखा PCI स्लॉट्स, यहाँ लिखा है साउथ ब्रिज और यहाँ लिखा है AGP स्लॉट। यानी इतने सारी चीजें ना हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई होती हैं। एक बात और बता दूं मैं आप सभी लोगों को कि इनके कोई भी हिंदी नाम नहीं होते, जो नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है वही हिंदी में लिखा जाता है, तो हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। जैसे ये CMOS बैकअप बैटरी लिखा है तो इसको हिंदी में लिखा ही नहीं जा सकता, हिंदी में भी इसको CMOS बैकअप बैटरी के नाम से ही बोला जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं इनको एक एक करके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते रहिए समझते रहिए और डाउट पूछिए टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर हम मदरबोर्ड के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लें तो सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने, दैट इज नॉर्थ ब्रिज। ये क्या होता है? इसको ना ऐसे समझ लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में ना जो मेन चीज होती है वो है हमारे कंप्यूटर का CPU, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहकर बोला जाता है। तो इस CPU के साथ दो चीज है, एक है रैम और दूसरी है ग्राफिक कार्ड। अगर ग्राफिक कार्ड नाम आपको याद ना रहे तो बस ये दोनों नाम तो जरूर याद रखना कि CPU और रैम इन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको मैनेज करता रहे, उसको देखता रहे कि प्रॉपर तरीके से डेटा जा रहा है नहीं जा रहा। यानी मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में CPU और रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहा जाता है, इनके बीच में जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, डेटा जो जा रहा है उसको देखते रहना कि प्रॉपर तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है ना। जैसे CPU हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ब्रेन कहलाता है, वैसे ही कंप्यूटर में रैम, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कही जाती है। क्या बोलते हैं बेटा? इसको कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहकर बोला जाता है। कोई खास वजह है क्या? कंप्यूटर की रैम को मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही मेमोरी कंप्यूटर के CPU को डेटा देगी, यही मेमोरी कंप्यूटर के दिमाग तक डेटा पहुंचाएगी। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको ना एक एग्जांपल से ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे घर में मम्मी और डैडी दोनों का एग्जांपल समझ लो कि हमारे घर में जो नौकरी वगैरह करते हैं, है ना, घर को चलाने वाले वो है हमारे डैडी, और उनको घर चलाने में सपोर्ट जो करती हैं वो है हमारी माता जी। तो ऐसे समझ लो कि हमारे कंप्यूटर जो चल रहा है, हम जो यूज कर पा रहे हैं, उसमें डैडी हमारे CPU हैं और माता जी हमारे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यानी कि अगर ऐसे मान के चलते हैं कि पिताजी केवल माता जी की ही सुनते हैं, हर बात माता जी की मानते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कि पापा जो हमारे डैडी हैं वो केवल माता जी की ही बात सुनते हैं केवल। तो ऐसे समझ लो कि CPU हमारा रैम की ही बात सुनता है बस, यानी कि रैम से ही डेटा एक्सेप्ट करेगा और किसी से नहीं करेगा। समझ मारे? तो रैम उतनी ही जरूरी है हमारे कंप्यूटर में जितना जरूरी CPU है। ठीक है ना। तो रैम और CPU के बीच में जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और इसी चीज को एक हार्डवेयर कंपोनेंट कंट्रोल कर रहा होता है या मैनेज कर रहा होता है, जिसको नॉर्थ ब्रिज के नाम से बोला जाता है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थ ब्रिज, या नॉर्थ ब्रिज से आप क्या समझते हैं कंप्यूटर में, तो एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो जो CPU और रैम के बीच में डेटा कम्युनिकेशन को मैनेज करता हो, यानी डाटा के संचार का प्रबंधन करता हो। ठीक है। अब बोलेंगे सर ये ग्राफिक कार्ड जो शब्द लिखा हुआ है इसके बारे में बता दीजिए। देखो, ग्राफिक कार्ड बेसिकली है ना हमारे कंप्यूटर में तब लगाया जाता है या लगा हुआ आता है जब हमें हाई रेजोल्यूशन वाली चीजें देखनी हो। जैसे हम अपने कंप्यूटर में ना मान लीजिए कोई हाई रेजोल्यूशन वाला गेम खेल रहे हैं या कोई है ना हाई रेजोल्यूशन की वीडियो वगैरह चला रहे हैं, तो ऐसी चीजों को चलाने के लिए एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगता है, वो भी एक मेमोरी होती है। ग्राफिक कार्ड भी एक मेमोरी होती है, तो वो लगाई जाता है, तभी है ना हम ऐसे हाई रेजोल्यूशन वाले गेम या कोई वीडियो वगैरह चला सकते हैं, वरना नहीं चलेगा। जैसे आपने अगर मान लो आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ आया, समझना इस बात को कि आपने कोई कंप्यूटर खरीदा और उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ नहीं आया, ठीक है,
और आप है ना वो वाला गेम खेलें जो यूट्यूब पर यूट्यूबर्स होते हैं, गेम जो खेल के दिखाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वैसे वाले गेम अगर आप अपने कंप्यूटर पे चलाने की कोशिश करेंगे तो चलेंगे नहीं। तो उसके उन्हें चलाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में अलग से ग्राफिक कार्ड लगवाना पड़ेगा, तभी चला सकते हो, वरना नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, तो बस देखो ये ध्यान रखना कि सीपीयू और ये दोनों नाम, यानी कि रैम और ग्राफिक कार्ड के बीच में, मतलब एक नाम तो ये हो गया और दो नाम ये ध्यान रखिए बस। और अगर ग्राफिक कार्ड याद ना रहे तो रैम और सीपीयू बस दोनों याद रखिए कि इनके बीच में डेटा प्रॉपर तरीके से आता जाता रहे, तो इसके लिए नॉर्थ ब्रिज जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसको है ना होस्ट ब्रिज के नाम से भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आपने डायग्राम देखा तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, विद हीट सिंक, ये लिखा हुआ है। तो हीट सिंक से क्या तात्पर्य है, हीट सिंक का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो हीट सिंक बेसिकली उस तकनीक को कहा जाता है जिससे गर्मी को, ऊष्मा को, हीट को एक जगह पर रुके न रहने दिया जाए, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू गर्मी को फैला दिया जाए, क्योंकि अगर गर्मी है ना फैल जाएगी तो नुकसान कम पहुंचाएगी एक ही जगह पर। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब है ना हम छोटे थे बच्चे, उस समय ना हमने प्रैक्टिकल करके जरूर देखा होगा। वो प्रैक्टिकल ये था कि भरी दोपहरी में गर्मी पड़ रही है, मई जून की गर्मियां, और हमें कागज या पेपर लेके आए और उसको हमने छत पे डाल दिया, सड़क पे डाल दिया। वो पूरे दिन भर पड़ा रहा, पर उसमें आग नहीं लगी, क्योंकि सूर्य की जो गर्मी है, हीट है, उस कागज के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए किसी एक जगह पर वो नुकसान नहीं कर रही, वो कागज झेल रहा है गर्मी को। बट अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा चीज आप क्या करेंगे, एक लेंस लेके आइए और सूर्य की गर्मी को है ना उस लेंस से की मदद से कागज पर एक ही जगह केंद्रित कर दो, एक ही जगह डालो, तो वहां पर है ना क्या होगा, कागज गर्म होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके उसमें से धुआं निकलेगा और आग लग जाएगी। तो वही कागज जो पहले नॉर्मली पड़ा हुआ था तो उसमें आग नहीं लग रही थी, बट आपने किसी लेंस की मदद से एक ही जगह पर है ना हीट को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तो क्या हो गया, वहां पर गर्मी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो चीज खराब हो गई। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपने ये चीज पढ़ी होगी या सुनी होगी कि पहले पुराने समय पर ये कहा जाता था, अगर आपने हिस्ट्री जनरेशन वगैरह थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये सुना है कि कंप्यूटर वहीं चलेंगे जहां पर एसी होगा, जहां एयर कंडीशनिंग होगी, जहां रूम ठंडा होगा, वहीं कंप्यूटर काम करेंगे, वरना खराब हो जाएंगे। तो उस समय हीट सिंक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आज के टाइम पर हीट सिंक टेक्नोलॉजी को और एडवांस लेवल पर लेके चले जा रहे हैं, इसी वजह से आज कंप्यूटर को, यानी लैपटॉप सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, तो अगर आप लैपटॉप को कहीं भी लेके बैठ जाओ, चाहे भली छत पे ले जाके बैठ जाना, वहां पर भी वो चलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो हीट सिंक शब्द का मतलब है एक ऐसी तकनीक जिससे ठंडा रखने की तकनीक है। बाकी मेन चीज है इसमें कि गर्मी को एक ही जगह पर रोका ना जाए, फैला दिया जाए, और अगर हीट फैल जाएगी तो एक जगह पर नुकसान नहीं करेगी। बताओ जी, बात समझ में आ गई? बस इतना ही, टू द पॉइंट बात याद रखनी है। आपको कोई इमला नहीं लिखनी है, आपको वो किताबी भाषा नहीं लिखनी, क्योंकि किताबी भाषा पूरी रट के चले जाओगे तब भी कंप्यूटर में नंबर नहीं आ रहे बच्चों के। आपको टू द पॉइंट बात याद रखनी चाहिए कि अगर ये शब्द लिखा है तो उसका क्या मीनिंग है, बस। देखो, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक जगह हमें लिखा हुआ दिखाई दिया साउथ ब्रिज, जैसे नॉर्थ ब्रिज लिखा था वैसे साउथ ब्रिज लिखा था। साउथ ब्रिज को है ना इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब के नाम से भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे नॉर्थ ब्रिज को होस्ट ब्रिज के नाम से भी बोलते हैं, वैसे ही साउथ ब्रिज को इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब के नाम से भी बोला जाता है। अब ये क्या काम करता है, तो देखिए यहाँ पर भी सीपीयू आएगा, मेन चीज तो यही है। इसके अलावा कंप्यूटर में और जितनी डिवाइसेस लगी रहती हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में मान लीजिए कोई ऑडियो डिवाइस लगी है, या कोई वीडियो डिवाइस लगी हुई है, या मान लीजिए कोई यूएसबी पोर्ट वगैरह के थ्रू जैसे पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं अपने कंप्यूटर में, या हमारे कंप्यूटर में अंदर हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है, तो इन सब के साथ सीपीयू का जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हैंडल करता है, दैट इज साउथ ब्रिज। समझ में आ रहा है भाई? कंप्यूटर चलाते समय कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी रहती है डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, तो उसका डाटा भी सीपीयू के पास पहुंचेगा। कंप्यूटर जब चला रहे हैं तो पेन ड्राइव भी लगाएंगे, सीडी डीवीडी भी लगाएंगे, बहुत सारी चीजें लगाओगे आप कंप्यूटर में, तो सीपीयू के साथ बाकी जितनी चीजें हैं उनका जो कम्युनिकेशन देख रहा है उसको साउथ ब्रिज के नाम से बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो मोटा मोटा याद करने का तरीका यह है कि सीपीयू के साथ रैम का कम्युनिकेशन देख रहा है नॉर्थ ब्रिज, और सीपीयू के साथ बाकी सब चीजों का कम्युनिकेशन देख रहा है साउथ ब्रिज। बताओ बात समझ में आ गई नहीं? चलो अब आगे देखो, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अगर हम देखें तो एक जगह हमें लिखा हुआ दिखाई दिया आईडीई कनेक्टर, और बीते कुछ समय पहले यानी एक पेपर हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, वहां पर हमें आईडीई की फुल फॉर्म देखने को मिली। पूछा गया कि आईडीई की इनमें से फुल फॉर्म कौन सी है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमें या पिछले एक साल में जितने पेपर्स हुए हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहां जहां जो क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले, वो क्वेश्चन अगर यहाँ कहीं लिखित रूप में आएगा तो मैं ऐसे एग्जाम लिख दूंगा शब्द, ठीक है? इससे आइडिया लग जाता है कि ये वाला क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले ही पूछा गया पेपर में। तो अभी कुछ समय पहले ना पेपर हुआ जहां पर आईडीई की फुल फॉर्म पूछ ली पेपर में, तो आईडीई की फुल फॉर्म थी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये क्या चीज होती है समझाता हूँ। देखो एक चीज ध्यान से सुनिए, जब हम बोलते हैं ना कि हमने अपने कंप्यूटर में पीडीएफ डाल दिया है, हमने अपने कंप्यूटर में मूवी डाल दी है, गाने डाल दिए, तो ये सारी फाइलें, ये सारा डेटा कहाँ पहुंचता है? ये सब पहुंचता है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। यानी अगर हम ये भी कहें कि हमने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पीडीएफ डाल दिए हैं, मूवी डाल दिए हैं, गाने डाल दिए हैं, तो ये ठीक है। अगर कंप्यूटर भी बोल रहे हो तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। बट स्पेसिफिकली आंसर अगर आपको देना है तो ऐसे बोलना चाहिए कि हमने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पीडीएफ सेव कर दिया है, ठीक है? खैर ऐसा कोई बोलता नहीं है, ठीक है, बट पता होना चाहिए। अच्छा, ये बात हमको पता है कि हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगा हुआ है, मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा होता है बेटा सीपीयू नाम की चिप, और रैम भी लगी होती है मदरबोर्ड के ऊपर ही, यानी सीपीयू और रैम दोनों ही मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, और ये मॉनिटर स्क्रीन है जिस पर हम कंप्यूटर में चल क्या रहा है वो चीजें दिखते हैं। अब मान लीजिए कि हमें ना कोई मूवी चलाना चाह रहे हैं, कोई पिक्चर चलाना चाह रहे हैं, ठीक है? अभी वो जो मूवी आई है कौन सी है, धुरंधर, रणवीर सिंह की। तो सपोज है कि मैं ना किसी दोस्त से पेन ड्राइव में मूवी लेके आया था धुरंधर। अब वो पेन ड्राइव जैसे मैंने कंप्यूटर में लगाई, मैंने उसको कॉपी कर लिया, तो कॉपी कहाँ हो जाती है? वो आ जाती है हार्ड डिस्क में। अब वो पेन ड्राइव निकाल के मैं अपने दोस्त को वापस दिया है, मैंने सोचा रात में देखूंगा मूवी। अब जो मूवी है ना, जो पिक्चर मैंने डाली अपने कंप्यूटर में यानी हार्ड डिस्क में, उसको मैं चला रहा हूँ, प्ले करके देख रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये है कि उस मूवी का डेटा है ना हार्ड डिस्क से पहुंचता है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में, फिर यहाँ से पहुंचता है कंप्यूटर के दिमाग में यानी सीपीयू में, और फिर ये जो आउटपुट जनरेट करता है वो दिखाया जाता है हमको कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर। समझ में आया? तो जब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में यानी कि रैम में वो डेटा भेजना होता है, तो हमें यहाँ पर एक कनेक्टर की आवश्यकता पड़ती है बीच में, क्योंकि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के ऊपर नहीं है, अलग लगी हुई है।
तो फिर हार्ड डिस्क को और मदरबोर्ड को कह दो, या हार्ड डिस्क का डेटा रैम में पहुंचाना है ऐसे कह दो। तो एक अलग से कनेक्टर लगा होता है जिससे डेटा फिर मदरबोर्ड पे जाता है और रैम में पहुंचता है, और उसी कनेक्टर को आईडीई कनेक्टर के नाम से बोला जाता है। यानी मोटा मोटा सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि आईडीई कनेक्टर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डेटा को मदरबोर्ड पर भेजने का एक कनेक्टर होता है, बस टू द पॉइंट। कोई राम कहानी नहीं है, कोई किताब की इमला नहीं, कुछ नहीं, केवल टू द पॉइंट याद रखना है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डाटा को मदरबोर्ड पर भेजने के लिए जिस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं उसे आईडीई कनेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये आता है बेटा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिखा है? तो ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि किसी किसी कंप्यूटर में एक से ज्यादा हार्ड डिस्क भी हो सकती हैं। जैसे आपके पास, मेरे पास जो कंप्यूटर्स हैं इनमें केवल एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई आती है, केवल एक। बट ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर हमारे और आपके जैसे कंप्यूटर की तरह होते हैं। मान लीजिए अगर कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर एक से ज्यादा हार्ड डिस्क लगी हुई है, मान लीजिए हार्ड डिस्क नंबर 1 है और ये हार्ड डिस्क नंबर 2 लगी हुई है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर 2 आईडी कनेक्टर होंगे, इस तरीके से डेटा पहुंचेगा रैम के पास। तो मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब ये है कि अगर ऐसी जरूरत है कि आपको अपने कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगानी है तो लगा सकते हैं, तो उसमें फिर 2 आईडी कनेक्टर के थ्रू डेटा रैम तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है साहब, ये चीज ध्यान रखना कि मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू रैम तो लगे होते हैं बट हार्ड डिस्क नहीं होती, हार्ड डिस्क अलग लगी हुई है। अब आगे देखो, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर हमें एक जगह लिखा हुआ दिखाई दिया डी रैम मेमोरी स्लॉट। आप बोलेंगे सर डी रैम क्या चीज होती है, हम तो आज तक रैम शब्द सुनते हुए आए। तो बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी हुई होती है, और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर कुछ इस तरीके से लगी हुई दिखाई देगी। यानी ये भी एक ग्रीन कलर की बड़ी सी प्लेट होती है और इसके ऊपर कई सारी आईसी चिप लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है, काले रंग की आईसी चिप बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। बट जब हमने रैम के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि रैम तो केवल रैम नाम से होती नहीं है, रैम तो केवल रैम नाम से होती ही नहीं है। तो क्या होता है जी, या तो डी रैम होती है या फिर एस रैम होती है। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक एग्जाम था जहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया फुल फॉर्म को लेकर, और उस फुल फॉर्म में ये पूछा गया कि एस डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछा था। अब आधे से ज्यादा लोग तो चकराई गए ये क्या चीज होती है, क्योंकि जनरली आप और हम जैसे लोग कंप्यूटर के केस में ना रैम शब्द को ही सुनते हैं, पर रैम में ये भी ध्यान रखना है कि डी रैम और एस रैम ये 2 नाम और भी होते हैं, और फिर एक नाम और भी है एस डी रैम। आप बोलेंगे सर एस डी रैम का मतलब स्टैटिक डायनामिक, जैसे देखो यहाँ डी का मतलब होता है डायनामिक और एस का मतलब स्टैटिक, तो यहाँ दोनों नाम एक साथ लिखे हुए हैं, तो स्टैटिक और डायनामिक दोनों होगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर एस का मतलब स्टैटिक नहीं है, कुछ और होता है। क्या होता है वो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बट इस बात की गारंटी है, धीरे 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 करके जितनी भी चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ ध्यान से समझिए, सुनिए, तभी धीरे धीरे दिमाग में बैठती जाएंगी, और धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आज दूसरी क्लास है तो एक और मैं आपको एक और है ना क्या बोलूं, सजेशन, एक सुझाव दे रहा हूँ कि ये नया सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा देर से समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है, ये जीएस नहीं है, ये कंप्यूटर है जो आपने कभी नहीं पढ़ा। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए वो आपको आसान लगते हैं पढ़ने में और समझने में। अगर आप आज के समय पे भी जीएस पढ़ते समय पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो चीज आप बचपन में पढ़ के आ चुके हो, इसलिए वो आपको आसान लग रही होती है समझने में। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं ना बेटा, वो आप आज पढ़ नहीं रहे हो, वो आप इंडिया के टॉप टीचर से रिवीजन कर रहे हो। और अगर आपने कंप्यूटर पहले कभी नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, या पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें चीजें धीरे 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 करके समझ में आएंगी। ठीक है, चलो चलो इतना देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्योंकि टाइम हो गया है ना। तो फिलहाल बस इतना ही समझ लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में जो मुख्य मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें 2 नाम होते हैं, डी रैम या एस रैम। ठीक है, डी का मतलब डायनेमिक और एस का मतलब स्टैटिक। ये और ध्यान में रखिएगा कि ये जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है यही हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में लगी हुई आती है। यानी कि अगर आपके पास, मेरे पास, इनके पास, उनके पास, किसी के पास भी कंप्यूटर होगा उसमें डी रैम लगी होगी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर कोई स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है, जिसे हिंदी में कहा जाएगा कि विशेष तौर पर बनाई गई कंप्यूटर प्रणाली, जैसे उदाहरण के लिए हर एक एयरपोर्ट पर एटीसी, अगर आप दिल्ली में चले जाओ आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो वहां पर एटीसी होगा। दिल्ली में कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में जहां एयरपोर्ट होगा वहां एटीसी होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम, और वहां जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके अंदर होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर स्टैटिक रैम में कोई अंतर होता है क्या, कि वो हमारे कंप्यूटर में ना लगाकर उन कंप्यूटर में लगाई जा रही है? तो आंसर है जी हाँ, और ये सब बातें आपको पता चलेगी अब अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो आई होप सो है ना, जो मैंने आज की क्लास में आपको समझाया वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। तो आज की क्लास और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब 2-4 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ, जिसको जाना है वो जा सकता है, और जिसको अब टॉपिक से या चैप्टर से हटके कोई डाउट पूछना हो जल्दी फटाफट फटाफट पूछ लीजिए। ठीक है, अब कोई भी आपका डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं। शिखा जी ने लिखा है सर डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब वो चीज जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो डेटा है। अगर आप उसे कंप्यूटर को दे दें तो कंप्यूटर उसे प्रोसेसिंग करने के बाद इन्फॉर्मेशन यानी सूचना में बदल देता है जो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। सिंपल सा एग्जांपल ऐसे समझ लो कि अगर आपके पास पेन ड्राइव और पेन ड्राइव में मूवी है तो वो डेटा है, क्योंकि उसका कोई मतलब थोड़ी है पेन ड्राइव को लेकर ऐसे घूमते रहो, क्या मूवी देख लोगे? नहीं। बट पेन ड्राइव को जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर में लगाया, कंप्यूटर में जाते ही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा जो मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। दैट इज मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा का मतलब जिसका कोई मतलब ना, वो डेटा कहलाता है। सर CHSLDEO कवर हो जाएगा? हो जाएगा जी, हो जाएगा। सर पिछली स्लाइड में पी का क्या मतलब था? पी ये वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आई का मतलब है इनपुट,
आई का मतलब है इनपुट, जिसे हिंदी में आगत कहते हैं। ओ जो लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब है आउटपुट, जिसको हिंदी में निर्गत कहते हैं। और ये लिखा है पी, इसका मतलब है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग जिसको हिंदी में प्रसंस्करण क्रिया कहा जाता है, प्रसंस्करण क्रिया कहकर बोलते हैं। चलो ठीक है जी, आज के सेशन को और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और जहां हमने आज की क्लास छोड़ी है उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।